तो हमें ना क्या करना है, आज हम बात करें डिसऑनर ऑफ अ बिल की, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट, ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी और बिकम इंसॉल्वेंट इज कॉल्ड द डिसऑनर ऑफ द बिल। सिंपल सिंपल सी बात है, इसको आप कुछ इस तरीके से समझे। हमारे यहाँ पर क्या है, ये है, ठीक है। मैंने कहा कि ये है मेरे पास मिस्टर सेलर, ठीक है, ये हो गया मिस्टर बायर। तो एक ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं कि जब मिस्टर सेलर क्या करेगा, सेल्स करेगा, और हमेशा याद रखना है सेल्स कौन सी होने वाली है, क्रेडिट सेल्स होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो सेलर के लिए यही बिल ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा, बी आर रहेगा। हमेशा याद रखना बी आर इसके लिए क्या है, असेट से ए प्लस, और सेम यही बी आर जो बायर के लिए रहेगा, ये क्या रहेगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जब ड्यू डेट आती है तो ड्यू डेट में ये क्या कर देते हैं, इसको पेमेंट का कर देते हैं। बायर क्या कर देगा, बायर क्या करेगा, सेलर को पेमेंट कर देगा। तो इसका जो बैंक बैलेंस है वो ए प्लस, इनके पास से जो बैंक बैलेंस है वो ए माइनस। यहाँ तक तो आपको पता है। लेकिन अब हम केस कर रहे हैं डिसऑनर का। डिसऑनर के केस में क्या रहेगा, ये वाली ट्रांजेक्शन नहीं होती है। ये वाली ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि जब जैसी ड्यू डेट आएगी उसने पैसा नहीं दिया, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारे यहाँ पर जो, मुझको सबसे पहले आप मुझको ये बताओ, एक्सेप्टर ऑफ द बिल कौन होगा। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ना, एक्सेप्टर ऑफ द बिल। आपने कहा कि भैया ये होगा कौन, ड्रॉइंग, ठीक है। आगे, टू रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी और बिकम इंस्टॉलमेंट। एक और यहाँ पर एक टर्म आ रही है इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी हो गई है। इंस्टॉलमेंट को मैं इस तरीके की कंडीशन पर बोलता हूँ जहाँ पर मेरे पास लायबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा है, असेट्स मेरे पास बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ क्या आ रही है, इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट की कंडीशन हम किस तरीके से समझाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो असेट्स हैं वो बहुत कम है, लायबिलिटीज़ क्या है मेरे पास बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 लाख के ही क्या असेट्स है, लेकिन मेरे पास जो लायबिलिटीज़ है मैंने कहा मान लेता हूँ 50 लाख रुपीज़ की है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इस तरीके की कंडीशन चल रही है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, इंस्टॉलमेंट बोल दूंगा। अब यहाँ पर बुक में क्या बात कही गई कि अगर हमारे यहाँ पर जो कौन है, एक्सेप्टर है या फिर जो ड्रॉई है, वो क्या हो जाएगा, अगर वो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो पूरे पैसे वो दे नहीं पाएगा। अगर वो पूरे पैसे नहीं दे पाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसऑनर ऑफ द बिल हो जाएगा। समझ में आया। एक वर्ड अगर मैं सिर्फ यहाँ तक बात करूँ, ऑनर ऑफ द बिल, इसका मतलब मुझको पैसा मिल गया। डिसऑनर में क्या है कि मुझको पैसा रिसीव नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं कि इन केस ऑफ द डिसऑनर द होल्डर ऑफ द बिल कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम एनी ऑफ द endorsers or drawer. For this purpose, the holder of the bill must serve the notice of the dishonor to the drawer and each prior endorser whom he seeks to make a liable to pay payment. Such notice must be served immediately after the dishonor or with a reasonable time. If this is not done, the holder of the bill loses his right to recover the amount from the party to whom such notice is served. तो अब जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर एक नई चीज़ क्या आती है, नोटिंग चार्जेस आती है। आपको ये पता है कि जैसे डिसऑनर रहेगा तो उस टाइम हमको क्या पे करना पड़ता है, नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। एंट्रीज पे हम फटाफट से पहुँचते हैं। यहाँ पे लिखा हो कि फॉलोइंग एंट्रीज आर पास फॉर डिसऑनर ऑफ द बिल इन केस ऑफ द, पहला केस है इन केस ऑफ द हेल्ड बाय द ड्रॉअर हिमसेल्फ टिल द डेट ऑफ द मैच्योरिटी। ध्यान से इस चीज़ को समझो। यहाँ पर क्या है कि पूरी कहानी यहाँ पर सेम चल रही थी जो मैंने यहाँ पर एक कहानी बताई। हाँ। तो हमारे यहाँ पर जो कौन था, ड्रॉअर था, हमारे यहाँ पर कौन था, ड्रॉअर था। इसने अपने पास बिल रख के रखा, इसको हम बोलते हैं हेल्ड, अपने पास रख के रखा मैच्योरिटी तक। लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे इसको पैसा नहीं मिला क्योंकि जो ड्रॉई था, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा ये कौन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जब ये इंसॉल्वेंट हुआ तो इससे मुझे फुल रिकवरी हुई नहीं। क्लियर हुई बात, ये नहीं हो रही। अब इस कंडीशन में मैं क्या बात के क्या कहता हूँ कि जब मुझको फुल रिकवरी होएगी नहीं, जब मुझको फुल रिकवरी होगी नहीं तो मैं क्या वो करूँगा, इसकी एंट्री बताओ सर। फुल रिकवरी जब नहीं होगी तो अब ध्यान से समझना, दो लोगों के बीच में बात समझना है, ठीक है। ये कौन था, आपके पास मिस्टर ड्रॉअर था और ये कौन था, आपके पास मिस्टर ड्रॉई, ठीक है। इन दोनों के बीच की बात को समझो कि हो क्या रहा है कि जैसी ही डिसऑनर हुआ,
जैसी कंडीशन किसकी आई, डिसऑनर की आई, तो मिस्टर ड्रॉ और मिस्टर ड्रॉय को क्या बोलते हैं कि आप मेरे लिए दोबारा से क्या बन गए, अब डेटर बन गए। Debtor. ये मिस्टर ड्रॉय को क्या बात बोल रहा है कि भैया मिस्टर ड्रॉय आप मेरे लिए दोबारा से क्या बन गए, अब Debtor. डेटर बन गए। ठीक है, और जब डेटर बनते हैं तो हम उसको डेबिट में दिखाते हैं, ए प्लस का रूल लगता है। Yes, sir. और जो बिल था अब उसमें पेमेंट तो हुई नहीं, तो हमें उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा टू बी आर। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. तो इस बी आर में मैं काय का रूल लगाता हूँ, ए माइनस का रूल लगाता हूँ। अगर आप इसको याद करोगे तो आप इसको भूलोगे, अगर आपने इस चीज़ को याद करना चाहा तो आप इसको भूल जाओगे, लेकिन अगर आपको एक इन दोनों के बीच की बातें समझ में आई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? डिसऑनर के टाइम पर क्या हुआ कि मिस्टर ड्रॉय ने मिस्टर ड्रॉर को पैसे नहीं दिए। अब जब पैसे नहीं दिए तो मिस्टर ड्रॉर मिस्टर ड्रॉय से क्या बात क्या कह रहा है कि आप मिले दोबारा से क्या बन गए, अब डेटर बन गए, असेट्स बन गए, और बिल तो किसी काम का नहीं रहा, तो उसमें ए माइनस का रूल मैंने लगाया, तब वो क्रेडिट में आया। तो एंट्रीज को याद नहीं करना है, इनको समझना है। इतनी बात समझ में आ रही? अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ड्रॉई क्या बात करेगा। ड्रॉइंग जब इन दोनों की बात हुई तो ड्रॉर को क्या बोलेगा कि आप मिले दोबारा से क्या बन गए, लायबिलिटी बन गए। तो जब लायबिलिटी बनता है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। हाँ, जब लायबिलिटी बनती है तो हम उसको कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट। इतनी बात तो पता है ना आपको। हाँ सर। अब क्या वो इसके लिए बिल्स पेबल किसी काम का है, अब नहीं, तो ये लिख देगा टू मिस्टर ड्रॉर, ऊपर क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट। क्लियर हुई बात, ये नहीं आ रही? यस सर। अब मैं इसमें लगाता हूँ रूल, इसमें मैंने लगाया एल माइनस का रूल, इसमें मैंने लगाया एल प्लस का रूल। पहले इस चीज़ को समझो, आया समझ में या नहीं आया? बुक में आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आपके पास कि फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्रीज पास द डिसऑनर ऑफ द बिल इन केस ऑफ द बिल इज हेल्ड बाय द ड्रॉर हिमसेल्फ टिल द डेट ऑफ द मैच्योरिटी। ड्रॉर ने क्या करा, अपने पास बिल को रखा, कब तक रखा, मैच्योरिटी के टाइम तक रखा। तो सबसे पहले वाले देखो ट्रांजेक्शन में हम यहाँ पर देखते हैं, आपको दोनों की बुक्स में काम करना है। एक्स कौन है भैया, ड्रॉर है, वाई कौन है, आपके पास ड्रॉई है। पहली वाली ट्रांजेक्शन क्या थी, व्हेन वाई एक्सेप्टेड when y the acceptor of the bill is dishonors the bill on the due date। y कौन था आपके पास, एक्सेप्टर था। जब ड्यू डेट के बारे में बात आई तो वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, उसने उसकी पेमेंट नहीं करी। तो जब हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको याद रखना, इन ट्रांजेक्शन को याद मत करना, याद करोगे तो हमेशा भूलोगे। इन दोनों के बीच में सोचो कि जब वो बात हुई होगी तो इन दोनों ने आपस में क्या बात करी होगी। समझ में आया? जब आपको इन दोनों की बात समझ में आ जाएगी, एंट्रीज कभी आप बोलने वाले नहीं हो। जैसी डिसऑनर हुआ तो जो ड्रॉर है, ये ड्रॉय को क्या कहता है कि भाई अब तुम मेरे लिए दोबारा से क्या बन गए, डेटर बन गए। तो जब डेटर बन रहा है तो उसने वाई को कहाँ पर लिखा, डेबिट में लिखा। मैं इसमें हमेशा रूल लगा के चलता हूँ, मैंने इसको कहा ए प्लस, मैंने बोला ए प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? नहीं सर। ए प्लस वाली बात समझ में आई? क्या वो बिल अब किसी काम का है? नहीं। आंसर है नहीं, तो मैंने उसको ए माइनस कर दिया। अब मैं अगर ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, मैं अगर वाई बन के सोचूंगा तो मैंने कहा अब मुझको पुराने वाले बिल्स में तो पैसा नहीं देना ना, तो वो मेरे पास एल माइनस हो गया। क्या हो गया वो मेरे पास, एल माइनस हो गया। एल माइनस हमेशा कहाँ पर आते हैं, डेबिट में आते हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही है? लेकिन अब मुझको एक्स को तो पैसा देना पड़ेगा, तो एक्स मिलने क्या बन जाएगा, लिएबिलिटी। समझ में आया? तो इस चैप्टर को समझने का सिंपल सा तरीका है कि उस टाइम इन दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी। क्लियर हुई? अब दूसरी वाली ट्रांजेक्शन में हम वो बोलते हैं एक्स ने क्या करा, नोटिंग चार्जेस पे करा। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, मैं सिर्फ यही वाली बात कहूंगा कि हम नोटिंग चार्जेस कब पे करते हैं, जब डिसऑनर का टाइम आता है। नोटिंग चार्जेस हम कब पे करते हैं, जब हम डिसऑनर का टाइम आता है। फिर से इसकी कहानी को समझो कि नोटिंग चार्जेस पे करा किसने। सर नोटिंग चार्जेस तो एक्स को पे करना पड़ेगा, बिल उसके पास है। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस एक्स ने पे करा, ध्यान से मेरी बात को समझना। नोटिंग चार्जेस एक्स ने पे करा तो इसके पास से कैश कम हो गया, इसमें ए माइनस का रूल लग गया। इतनी बात समझ में आ रही? लेकिन अब एक्स बोलता है वाई को, ध्यान से समझना, एक्स बोलता है वाई को कि भाई मैंने अभी नोटिंग चार्जेस तो पे करा, कैश तो मेरे पास से कम हुआ, लेकिन ध्यान रखना खर्चा मेरा नहीं है, मैं इसको बेयर नहीं करूंगा। ये किससे करेगा रिकवर, वाई से करेगा। नहीं आया समझ में? आगे मैं एक्स और वाई के बीच की बात को समझता हूँ। यहाँ पर भले ही यहाँ पे कैश दे दिया हो, ए माइनस हो गया हो, इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन एक्स बोलता है वाई को कि इस चीज का ध्यान रखना, ये जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा है मेरा नहीं है, किसका है, वाई का है। तो वाई को क्या बना देगा, असेट्स बना देगा। इतनी बात समझ में आई? ए प्लस समझ में आ रहा है, ए माइनस समझ में आ रहा। अब मैं भैया वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ, तो नोटिंग चार्जेस देखो मैंने हमेशा वाई की बुक में लिखा, क्योंकि इसी की तो गलती थी। अगर वाई टाइम पर पैसा दे देता, डिसऑनर नहीं होता, तो क्या हमको नोटिंग चार्जेस देने की जरूरत पड़ती? नहीं। आंसर है नहीं। तो मैं नोटिंग चार्जेस में किस चीज का रूल लगाऊंगा, नोटिंग चार्जेस में एन माइनस का रूल लगाऊंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक्स उसके लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। क्लियर हुई बात या नहीं आ रही? रटना मत बिल्कुल भी, ठीक है?
इन दोनों की बात समझ में आ रही? पहली वाली क्या बात करी इन्होंने, दूसरी वाली में क्या बात करी? दूसरी वाली के बाद में फिर से बता रहा हूँ, एक्स बोलता है वाई को कि भैया मुझको नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ रहा है, मेरे पास से कैश कम हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना है गलती मेरी नहीं है, गलती किसकी है? तुम्हारी है। अगर तुम टाइम पे पैसा दे देते तो नोटिंग चार्जेस नहीं देना पड़ता। तो मैं इसको क्या करूंगा, तुमसे रिकवर करूंगा, तो तुम मेरे लिए क्या बन गए? असेट्स बन गए। समझ में आई बात या नहीं आ रही? थर्ड वाली में क्या रहेगा कि अगर उसने पैसा दे दिया, और यूजुअली मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री पास कर लेते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व है। नहीं, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है कि जब ट्रिपल एंट्री। नहीं, कंपाउंड एंट्री क्या रहती है कि जब दो या दो से ज्यादा एंट्रीज को आपस में एक साथ लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखना, ये वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर दिख रहा है आपको, वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये वाई अकाउंट डेबिट टू कैश दिख रहा है। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ के एक साथ लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। अब आया समझ में? इन दोनों एंट्रीज की जगह मैंने एक एंट्री लिख दी, वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। क्लियर हुई बात या नहीं आ रही? सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये बीपी डी आर टू एक्स था, नोटिंग चार्जेस डी आर टू एक्स था, इन दोनों की जगह मैंने एक ही सिंगल एंट्री लिख दी, बीपी नोटिंग चार्जेस डी आर टू एक्स। क्लियर हुई बात? तो सर हम लोग ये दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं एक साथ? यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ और, तो या तो आप इन दोनों को लिख दो इस तरीके से, या फिर आप इसकी जगह पर एक कंपाउंड एंट्री कर लोगे। आया नहीं समझ में? आ गया। पक्का? डॉर की बुक में समझ में आया? तो जो इजी पर है डबल एंट्री या एक ही कंपाउंड एंट्री, वो उन दोनों में से एक। हाँ, कंपाउंड एंट्री कर सकते हो आप। अब तुम मुझको कहोगे कि भैया मुझको पता कैसे चलेगा कि मुझको कंपाउंड करनी है या नहीं करनी, ये भी तो आएगा ना क्वेश्चन। आ गया? तो अब ये देखो, ये वाई और वाई दोनों कहाँ पर दिख रहे हैं आपको? डेबिट में ही तो है। हाँ। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या बन रहा है? एसेट्स बन रहा है। यहाँ पर ही मेरे पास क्या बन रहा है? एसेट्स बन रहा है। तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया बस। ये बी आर लिख दिया बी आर, ये कैश लिख दिया कैश। क्लियर हो रही है? हाँ, रट तो नहीं रहे हो? नहीं। पूरी बात समझ में आई? एंट्रीज करने के टाइम पर क्या करोगे आप? एंट्रीज करने के टाइम पर क्या करोगे आप? सर एंट्रीज करके टाइम हम लोग पहले बात समझेंगे कि उस टाइम में ड्रॉ और ड्रॉई के बीच में क्या बात हुई होगी। समझ में आया? एक बार बात समझ में आ गई, एंट्रीज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार बात समझ में आ गई, एंट्रीज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हो 1 जनवरी 2023। डेट हमेशा ध्यान में रखना। कब की डेट है? 1 जनवरी 2023 की। एक्स ने क्या करा? वाई को गुड्स बेचे कितने रुपए के? 15,000 रुपीज के। तो एक्स कौन हो गया? मिस्टर सेलर। वाई कौन हो गया? मिस्टर परचेजर। इतनी बात समझ में आ रही है? या बायर। तो 1 जनवरी 2023 में एक्स ने क्या करा? वाई को गुड्स सोल्ड करे 15,000 रुपीज के, प्लस उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी थी। क्या आपको ये पता है ना? हाँ सर। ठीक है। 1 जनवरी 2023 को एक्स ने क्या करे? वाई को गुड्स सोल्ड करे 15,000 रुपीज के, प्लस उसमें क्या थी? जीएसटी थी एट द रेट ऑफ 9,000 ईच। मतलब सीजीएसटी भी 9% था, 9,009%। सीजीएसटी भी था 9%, एसजीएसटी भी क्या था? 9% था। इमीडिएटली रिसीव्ड फ्रॉम द एक्स 7,700 उनको कैश में मिल गए। क्लियर हो रहा? कितने का? 1000 का बेचा, 5,500। आप इसकी फटाफट से आप कैलकुलेशन कर लोगे। सॉरी 15,000 कितना था? 15,000, 9% CGST, 9% SGST। 15,000 था, प्लस मैं इसमें कर दूंगा CGST SGST एट द रेट ऑफ 9%, एट द रेट ऑफ 9%। क्लियर हो रहा? तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 9% कितना आ रहा? 1350। टोटल ट्रांजेक्शन जो मेरे पास बन रही है वो मेरे पास बन रही 17,700। कितनी मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर। क्वेश्चन मुझको क्या कहता है कि उनको तुरंत ही 7,700 कैश में मिल गए। 7,700 रुपीज हमको क्या हो गए? कैश में रिसीव्ड हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जो अब ये मेरे पास 10,000 क्या बच गया? बैलेंस बच गया। आ रहा समझ में? बिल्स बनेंगे 10,000 के। देखते हैं आगे। ऑन द सेम डेट उन्होंने क्या करा? एक बिल बनाया वाई के ऊपर। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, फॉर द बैलेंस। तो महीने आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो। जनवरी का है, फरवरी, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने हो गए, प्लस 3 दिन ग्रेस के जोड़ देना। अब जब बिल की ड्यूली क्या करा? एक्सेप्ट कर लिया वाई ने। बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। कब? ड्यू डेट पर। एक्स ने उसमें पेड करा क्या? नोटिंग चार्जेस। जब एक्स नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो इनके बीच में बात क्या होगी?
एक्स जब नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो ये जो एक्स होएगा वो पे करेगा और फिर वाई को बोलेगा कि वो बेयर नहीं करेगा वो नोटिंग चार्जेस को। एक्स कहेगा वाई को कि भैया भले ही मैं अभी नोटिंग चार्जेस पे कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना है मेरा खर्चा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है खर्चा मेरा नहीं है, खर्चा तुम्हारा है। हाँ समझ में आया? तो तुम मिलके क्या बन जाओगे? असेट्स बन जाओगे। एसेट्स और ये नोटिंग चार्जेस किसकी बुक में जाएगा? वाई। वाई की बुक में जाएगा। उसके 10 डेज बाद वाई ने क्या करा, सारे के सारे पैसे जो एक्स के तो पे कर दिए। मतलब कि कितने पे करेंगे? 10,000 प्लस 25। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर पाओगे इसे? हाँ करके दिखाओ मुझे। कैसे